मुकेश सहनी या महागठबंधन में हो या एनडीए में हो, दोनों खेमों से चुनाव लड़ चुके हैं और खुद की सीट हार गए हैं। ऐसे में अकेले चुनाव लड़ने की वो जोखिम उठाएंगे, इसके परसेंटेज जो हैं वो बेहद कम नजर आते हैं। अति पिछड़े वोट बैंक पर दावा करते हैं। देखिए, बिहार में देखा जाए तो लगभग 27% के आसपास अति पिछड़ा वोट बैंक है, जिसमें लगभग 14% अति पिछड़े के वोट बैंक पर मुकेश सहनी का दावा है। लेकिन क्या सचमुच वो 14% अति पिछड़ा समाज मुकेश सहनी के साथ है? क्योंकि आप यादव समाज को देखिए, 14 से 15% के आसपास उनकी भी आबादी है, और अगर वो कहीं खड़े होते हैं तो दिखाई देते हैं, वो एक सुर में बोलते हैं कि वो लालू यादव के साथ हैं और पॉलिटिकली काफी ज्यादा एक्टिव हैं। जब मुकेश सहनी जिस 14% वोट बैंक पर अपना दावा करते हैं, वो भी जानते हैं कि वो 14% उनके साथ नहीं है। निषाद, मल्लाह और केवट, ये जो जाति है, ये मुकेश सहनी के साथ नजर आती है। निषाद जाति के ही लगभग 15 या 20 उपजातियों की चर्चा की जाती है। अब तक जिन्होंने निषादों के नाम पर राजनीति की, चाहे यूपी में संजय निषाद की बात कर लीजिए या झारखंड में किशोर जी की बात कर लीजिए, इन्होंने केवल राजनीति की है, लेकिन अब तक कुछ भी दिया नहीं है। मुकेश सहनी जिस समुदाय की राजनीति करते हैं, वो बीजेपी को पिछले 1 दशक 1.5 दशक से वोट देता आ रहा है, क्योंकि एंटी यादव वोट वो लोग करते हैं, और एंटी यादव वोट में बीजेपी ही उनको नजर आती है। अधिकतर जगहों पर एनडीए का कब्जा है, या तो बीजेपी का है या फिर लोजपा का है। एक सीतामढ़ी की अगर सीट को हम छोड़ दें जहां पर जेडीयू है, वरना लगभग सब जगह पर आपको बीजेपी या लोजपा नजर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार चर्चा हो रही है बिहार में, खास करके बिहार की जो राजनीतिक गठबंधन के हालात है, राजनीतिक पीच की जो बात हो रही है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। और उसमें सवाल है मुकेश सहनी का, सन ऑफ मल्लाह के नाम से बिहार की राजनीति में बहुत कम समय में चर्चा का विषय बने, लेकिन मौजूदा समय में उनकी राजनीतिक पारी और ऊंट की करवट किधर बैठेगी, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहा है, लगातार असमंजस के हालात बने हुए हैं। लेकिन मुकेश सहनी फूलन देवी के शहादत दिवस पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके बाद ऐलान किया बिहार के अलग अलग जिलों में वो जाएंगे, इसके अलावा पड़ोसी राज्य झारखंड और यूपी में भी। लेकिन सवाल है कि इस संकल्प यात्रा से कितना कुछ बदल जाएगा, कितना कुछ प्रभाव होगा। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजमोहन तिवारी हैं, आपको सब कुछ बताएंगे। तो मुकेश सहनी का संकल्प यात्रा किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुकेश सहनी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तो चिंतित साफ दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अचानक से इस यात्रा की शुरुआत की, उससे पहले के राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो देखिए, ये नज़र आता है कि ऐसा लग रहा था कि मुकेश सहनी की बातचीत एनडीए में लगभग अब फाइनल हो चुकी है। जिस तरीके से उन्होंने पहले वायु श्रेणी की सुरक्षा को स्वीकार किया, फिर सरकारी बंगले को छोड़ा, तो मान के हर कोई चल रहा था कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन अंतिम पड़ाव पर है। थोड़ी बहुत बातचीत कहीं फंसी है, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा और एनडीए की बैठक हो गई, उसमें मुकेश सहनी नजर आएंगे। लेकिन शायद मुकेश सहनी जो चाहते थे वो एनडीए में उनको नहीं मिला। अब कई तरह की चर्चाएं चलती हैं, पार्टी के विलय को लेकर बातचीत चलती है, मुकेश सहनी के सीट के समझौते को लेकर बातचीत चलती है, उनके जिद को लेकर बातचीत चलती है कि एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्ट करने को लेकर बिल्कुल भी नीचे नहीं खिसक रहे हैं। चिराग पासवान के बराबर लगातार सीट मांगने लगे थे। ऐसे में मुकेश सहनी को बीजेपी ने थोड़ा पीछे धकेलना ही मुनासिब समझा, और यही कारण है कि आज मुकेश सहनी यात्रा पर निकले हैं। देखिए, मुकेश सहनी जिस समाज की राजनीति करते हैं वो समाज है निषाद समाज। अब निषाद समाज की जब हम बात करते हैं तो परसेंटेज ऑफ वोटिंग हर कोई देखता है। बिहार की राजनीति है, जाति की चर्चा कैसे नहीं होगी, हर कोई अपने अपने कुनबे को लेकर चलता है। आरजेडी यादवों की पार्टी मानी जाती है, नीतीश कुमार कोयरी कुर्मी के नेता माने जाते थे, अब तो कुर्मी भी उनसे लग रहा है कि छिटक रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा उधर अलग राजनीति करते हैं, जीतन राम मांझी राजनीति करते हैं, चिराग पासवान राजनीति करते हैं। तो मुकेश सहनी भी उसी प्रकार से एक समाज के नेता बनने की कोशिश में लगे हैं। 2014 से कोशिश लगातार कर रहे थे, 2018 में पार्टी बनाई, 19 में चुनाव लड़ा, फिर 2020 में चुनाव लड़ा, अब 24 की तैयारी है। लेकिन 24 की तैयारी मुकेश सहनी भी जानते हैं कि अकेले दम पर तो नहीं हो पाएगी। अपने संगठन को मजबूत करना हर अच्छी बात है,
लेकिन जीतना ये थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि मुकेश सहनी या महागठबंधन में हो या एनडीए में हो, दोनों खेमों से चुनाव लड़ चुके हैं और खुद की सीट हार गए हैं। ऐसे में अकेले चुनाव लड़ने की वो जोखिम उठाएंगे, इसके परसेंटेज जो हैं वो बेहद कम नज़र आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को एनडीए से उस तरीके का अभी तक बात सुनने को नहीं मिला है जो वो सुनना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो बीजेपी को दम भर गाली देते हैं, खूब सुनाते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक तो वो एनडीए पर प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं, दूसरा वो महागठबंधन की तरफ थोड़ा नरमी बरतते हैं। तो ये साफ नज़र आता है कि मुकेश सहनी अभी जदोजहद में है कि किधर जाएं और क्या करें। 20 का चुनाव देख चुकी है, 19 का चुनाव देख चुकी है बिहार की जनता, और मुकेश सहनी अब अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अति पिछड़े वोट बैंक पर दावा करते हैं। देखिए, बिहार में देखा जाए तो लगभग 27% के आसपास अति पिछड़ा वोट बैंक है, जिसमें लगभग 14% अति पिछड़े के वोट बैंक पर मुकेश सहनी का दावा है। लेकिन क्या सचमुच वो 14% अति पिछड़ा समाज मुकेश सहनी के साथ है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आप यादव समाज को देखिए, 14 से 15% के आसपास उनकी भी आबादी है, और अगर वो कहीं खड़े होते हैं तो दिखाई देते हैं, वो एक सुर में बोलते हैं कि वो लालू यादव के साथ हैं और पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। जब से लालू प्रसाद यादव राजनीति में घुसे, यादव समाज निश्चित तौर पर राजनीति में सक्रिय रहा। लेकिन मुकेश सहनी जिस 14% वोट बैंक पर अपना दावा करते हैं, वो भी जानते हैं कि वो 14% उनके साथ नहीं है। निषाद, मल्लाह और केवट, ये जो जाति है, ये मुकेश सहनी के साथ नजर आती है। निषाद जाति के ही लगभग 15 या 20 उपजातियों की चर्चा की जाती है, जिसमें मैं थोड़ा खुलकर बताना भी चाहूँगा कि वो कौन कौन सी जातियाँ हैं। केवट, कैवर्त, गंगई, गंगोता, चाय, तुरहा, तियर, नोनिया, बेलदार, बिंद, मल्लाह, मझवार, मोरियरी और वनपर, ये बिहार सरकार के तरफ से जो जारी किए गए हैं निषाद समाज की उपजाति, उसके बारे में हम बता रहे हैं। सबको अलग अलग कोड दिए गए थे। इसको एक करने की बातचीत चल रही थी निषाद समाज के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ उस समय। तो फिर एक बात तो तय है कि इसमें केवट हो, मल्लाह हो, ये लोग भले मुकेश सहनी के साथ नजर आ जाए, लेकिन क्या गंगई मुकेश सहनी के साथ है? गंगई समाज ने तो एक बार मदन सहनी की खुलकर विरोध कर दिया था जब उन्होंने गोलमेज सम्मेलन किया था और गंगई समाज को एक साथ लाने की कोशिश की थी निषाद समाज के अंतर्गत। उस दौरान कितना भारी विरोध हुआ था। इसके अलावा क्या गंगोता समाज मुकेश सहनी के साथ है? क्या बिंद समाज पूरी तरह से मुकेश सहनी के साथ है? क्या नोनिया समाज पूरी तरह से मुकेश सहनी के साथ है? तो इन तमाम जो निषाद समाज की उपजातियां हैं जिनका दावा मुकेश सहनी करते हैं, इस यात्रा के जरिए उन तमाम जातियों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि एक बड़ा वोट बैंक अगर किसी भी गठबंधन को दिखाई दे तो वो उनके साथ आ पाए। उनके यात्रा का एक राजनीतिक मकसद तो सबसे पहले हमको यही दिखाई देता है। बिल्कुल, खास करके जिस तरीके से मुकेश सहनी आरक्षण की बात कर रहे हैं कि हमको आरक्षण मिल जाना चाहिए, दूसरे राज्यों का मिसाल यूपी में इसके लिए काम भी किया, बंगाल का मिसाल देते हैं, इससे कितना प्रभाव पड़ना है आगामी 2024 में? देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर तो राजनीति हर राज्य में होती है। निषादों के आरक्षण की बात केवल बिहार में नहीं है, वो यूपी में भी है, वो झारखंड में भी है। मुकेश सहनी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि अब तक जिन्होंने निषादों के नाम पर राजनीति की, चाहे यूपी में संजय निषाद की बात कर लीजिए या झारखंड में किशोर जी की बात कर लीजिए, इन्होंने केवल राजनीति की है, लेकिन अब तक कुछ भी दिया नहीं है। ऐसे में मुकेश सहनी ये जानते हैं कि जो उनका समाज है वो हतोत्साहित है, वो आरक्षण लेने को लेकर बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन खुलकर अब तक प्रतिनिधित्व उनका ना विधानसभा में दिखता है और ना ही संसद में दिखता है। तो इसका नुकसान तो उनको उठाना पड़ता है। और आरक्षण के नाम पर हमेशा से वोटों का बंटाधार हुआ है, लोगों ने इस्तेमाल किया है इस समाज को, और
आरक्षण के नाम पर इस्तेमाल किया है और अभी भी कर रहे हैं। मुकेश सहनी के पास अभी वो पावर कभी मिली नहीं जिससे वो दिखा पाए कि हम लड़ाई लड़ रहे और इस समाज को आरक्षण दिलाने की कोशिश करते रहे। इसीलिए मुकेश सहनी जानते हैं कि इस पूरे समाज को अगर एकजुट अपने पाले में करना है तो आरक्षण का मुद्दा तो लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि आप अति पिछड़ों के नेता के तौर पर खुद को उभारते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर आप आरक्षण की बात किसकी करते हैं? ये तो सवाल उनके लिए उठेगा, ये तो हमेशा उठेगा। तो वोट बैंक की राजनीति में मुकेश सहनी कहीं ना कहीं एक असरदार साबित होंगे, क्योंकि निषाद समाज के नेता की अगर बात हम बिहार में करें तो अब तक कोई उतना बड़ा कद का नहीं हुआ है। एक समय था जब कैप्टन निषाद जो थे वो निषाद समाज के नेता के तौर पर उभरे थे, लेकिन उनके बेटे अजय निषाद जो हैं वो ख्याति प्राप्त नहीं कर पाए, ना ही वो सांसद के तौर पर उतना अच्छा काम कर पाए और ना ही अपने समुदाय में ही अपना पैठ बना पाए। तो बीजेपी एक समय अजय निषाद को आगे करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहती थी, लेकिन अजय निषाद उसमें नाकामयाब हो गए। इसलिए अब तो उनके टिकट कटने की भी चर्चा चल रही है। पहले कहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा चलती थी, केंद्र में मंत्री बनाने की चर्चा चलती थी, लेकिन इतने ज़्यादा वो बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं के नज़रों में खटक गए हैं कि अब लगता है कि उनका तो मुजफ्फरपुर से टिकट भी कट सकता है। ऐसे में बिहार में अगर देखिएगा तो एक निषाद समाज के नेता का जगह हमेशा से खाली रहा है और उसको मुकेश सहनी ने भरा है। मुकेश सहनी ने अपने आप को उस ऊंचाई तक पहुंचाया है जहां पर निषाद समाज उन पर भरोसा कर सकता है। लेकिन मुकेश सहनी अपने राजनीतिक जो उनकी प्रतिबद्धता है या तो उसको लेकर जिद्दी हो जाते हैं या फिर वो एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, अपने शर्तों के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में मुकेश सहनी यहीं पर मात खा जाते हैं। कहा जाता है कि राजनीति में कभी कभी आपको अगर 4 कदम आगे लेना है तो पीछे भी जाना पड़ता है। मुकेश सहनी उसके लिए तैयार नहीं होते हैं और यहीं पर उनको नुकसान झेलना पड़ जाता है। बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, बीजेपी ने आपको 2020 में सीटें दी, लेकिन आप नीतीश कुमार के कहने पर यूपी में उनके खिलाफ बिगुल फूंक दिए, खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। जाहिर बात है कोई भी बड़ी पार्टी नहीं चाहती है कि नया नेता उभरे, नई पार्टी बने। आपको उसने एक स्थान दिया, लेकिन आप जब उसी के स्थान पर पहुंचकर उसी से लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पीछे धकेलेगी। लेकिन फिर नीतीश कुमार जब अलग हुए तो मुकेश सहनी को जोड़ने की कोशिश बीजेपी ने की, Y+ की सुरक्षा दी और मुकेश सहनी भी एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने भी स्वीकार करते हुए सरकारी बंगला को छोड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं जो शर्त को लेकर जो बात छिड़ी थी, खासकर सीट को लेकर, वहां पर मामला थोड़ा ज़्यादा फंसा और उसका ये असर है कि मुकेश सहनी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इस बात को भी मानिएगा कि मुकेश सहनी जिस समुदाय की राजनीति करते हैं वो बीजेपी को पिछले 1 दशक 1.5 दशक से वोट देता आ रहा है, क्योंकि एंटी यादव वोट वो लोग करते हैं और एंटी यादव वोट में बीजेपी ही उनको नजर आती है। तो मुकेश सहनी ने जिस समाज का नेतृत्व करने को सोचा है, ठाना है और जिसको आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं वो बीजेपी के वोटर हैं। और मुकेश सहनी अगर अकेले लड़े या कहीं और भी जाएं तो नुकसान तो वो बीजेपी का ही करेंगे। इस बात को बीजेपी समझती है, इसीलिए मुकेश सहनी के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था Y+ की सुरक्षा देकर। लेकिन मुकेश सहनी थोड़ा अभी जिद पर अड़े हुए हैं और इस वजह से वो थोड़ा अभी भी बिहार की राजनीति में ना इस धरे में है ना उस धरे में है। अब इसके अलावा सवाल ये है कि बिहार की राजनीति में जब 24 का चुनाव होगा तो मुकेश सहनी की पार्टी VIP कितनी सीटों पर प्रभाव छोड़ेगी? ये लड़ भी सकती है चुनाव कितने सीटों पे? ये मत देखिए, लड़ने के लिए तो आप 40 सीटों पर लड़ जाइएगा, लेकिन सवाल है कि आपका कैडर कहाँ है, आपके वोटर कहाँ हैं, आप कहाँ हराने की और जिताने की क्षमता रखते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और मैं पूरा एक आंकड़ा देख रहा था तो एक चीज़ आप मानिए, जब उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की हम बात करते हैं तो मुकेश सहनी को आप हमेशा उत्तर बिहार में ही देखेंगे, चाहे रैली करते या फिर
वहाँ पर भाषण देते या कार्यक्रम करते, किसी प्रकार की सीट शेयरिंग को लेकर भी मुकेश सहनी आपको उत्तर बिहार में दिखते हैं। दक्षिण बिहार में लगभग ना के बराबर ही मुकेश सहनी है। हाले भला ये है कि 38 जिला का दौरा आप तो कर रहे हैं, कोशिश है कि सब जगह अपना पैठ बनाया जाए, नेता हैं कर सकते हैं, लेकिन अब तक का जो राजनीति है वो उत्तर बिहार में ही उनका चला है। 2019 के लोकसभा चुनाव को देखिए, उनको जो सीटें मिली थी वो थी मुजफ्फरपुर, खगड़िया और मधुबनी, ये तीनों उत्तर बिहार की सीटें हैं। यानी उत्तर बिहार में भी इनका जो पैठ है वो 3 कमिश्नरी में देखने को मिलता है। एक तो तिरहुत कमिश्नरी और दूसरा है दरभंगा कमिश्नरी यानी मिथिला कमिश्नरी। इन 2 कमिश्नरी के अलावा एक है मुंगेर कमिश्नरी, जिसके 2 जिले इसके अंतर्गत आते हैं जहां पर मुकेश सहनी का दम है। ये तिरहुत कमिश्नरी की बात करें तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली। अगर हम मिथिला कमिश्नरी की बात करें तो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, और मुंगेर की बात करें तो खगड़िया और बेगूसराय। ये वो जिले हैं जहां पर मुकेश सहनी थोड़ा बहुत ताकत रखते हैं और जिताने का, हराने का क्षमता इनके पास है। इनका वोट बैंक वहां पर नजर आता है जिस समाज की ये राजनीति करते हैं। तो ऐसे में इन सीटों पर मुकेश सहनी अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। और एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि जितने भी जिलों के हमने नाम लिए, उन जिलों से जो लोकसभा की सीटें हैं वहाँ पर कब्जा किसका है? कब्जा बीजेपी का आपको ज़्यादातर नजर आएगा। अधिकतर जगहों पर एनडीए का कब्जा है, या तो बीजेपी का है या फिर लोजपा का है। एक सीतामढ़ी की अगर सीट को हम छोड़ दें जहां पर जेडीयू है, वरना लगभग सब जगह पर आपको बीजेपी या लोजपा नजर आएगा। तो यानी कि साफ है कि मुकेश सहनी की ताकत भी वहां पर है जहां एनडीए का पलड़ा भारी है। और मुकेश सहनी भी अगर एनडीए के पक्ष में आते हैं तो बीजेपी के लिए तो ये सोने पर सुहागा होगा। लेकिन मुकेश सहनी क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 100 दिन की यात्रा पर निकल गए हैं। अब यात्रा इनकी पटना से शुरू हुई है और उसके बाद वैशाली, समस्तीपुर, वाल्मीकि नगर, बेतिया, मोतिहारी, फिर चले जाएंगे जौनपुर, फिर झारखंड में भी है, बलिया में भी है पहले फेज की जो इनकी यात्रा है। तो इन यात्रा के जरिए मुकेश सहनी की राजनीतिक कद कितना मजबूत होगा ये तो अभी नहीं कह सकते हैं। लेकिन मुकेश सहनी फिलहाल किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन गठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में फिर ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। अब उस कोशिश के बाद इनको कौन अपने पास लाने की कोशिश करेगा ये देखने वाली बात है। एनडीए के साथ ये जाना तो चाहते हैं लेकिन अपने शर्त पर, इसी वजह से बात बीजेपी से नहीं बन रही है तो दिन भर गाली दे रहे हैं। लेकिन महागठबंधन के साथ इनकी समस्या है जो 2019 के चुनाव में तेजस्वी ने देखा कि वोट बैंक में तो दिक्कत है, इनका वोट बैंक उस हिसाब से इनके पास टिक नहीं रहा है, जिस वजह से ये पिछड़ रहे हैं और इनको साथ रखने का शायद ज़्यादा फायदा नहीं है क्योंकि एंटी यादव काम कर जाता है। लेकिन एक चीज़ इनके पक्ष में है वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो हैं वो मुकेश सहनी को लेकर हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं और मुकेश सहनी भी नीतीश कुमार की बात को सुनते हैं। तो 24 के चुनाव को लेकर अगर मुकेश सहनी की बात बीजेपी से नहीं बनती है तो उनकी बात भले महागठबंधन में तेजस्वी से ना बने लेकिन नीतीश कुमार से बन सकती है। अति पिछड़ों की राजनीति वो भी करते हैं, जाति को इधर से उधर करना कोई उनसे बड़ा मुझे नहीं लगता है कि बिहार में हुआ होगा जिसने सबसे ज़्यादा इधर जाति को उधर किया, उधर से जाति को इधर किया। किसको पिछड़ा में रखना है, किसी को अति पिछड़ा में रखना है, दलित, महादलित, तो ये राजनीति नीतीश कुमार इसमें माहिर हैं और मुकेश सहनी के साथ लेकर वो आगे की प्लानिंग भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि मुकेश सहनी महागठबंधन में अगर जाते हैं नीतीश कुमार के भरोसे ही कितनी सीटें मिलेंगी इनको, 1 सीट 2 सीट, ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी ये मुकेश सहनी को क्या दे रही है, क्योंकि चर्चा है कि 2 सीट दे रही थी, लेकिन क्या मुकेश सहनी चिराग की बराबरी पर ही खड़े रह जाएंगे, उन्हीं से पड़तर करते रहेंगे, या फिर अपना राजनीतिक दिमाग भी लगाकर सबसे पहले पार्टी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, विधानसभा और संसद में अपने प्रतिनिधित्व को बेचने की कोशिश करेंगे ताकि कोई आरक्षण का मुद्दा वहाँ उठाए। कोई रहेगा नहीं तो मुद्दा उठाएगा कौन? और देखिए 4 नवंबर के बाद तो सब कुछ पता चल ही जाएगा। बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे
राजमोहन तिवारी को किस तरीके से उन्होंने बताया एक एक करके क्या प्रभाव है, क्या स्थिति है, क्या राजनीतिक समीकरण है, सब कुछ को आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या मुकेश सहनी 4 नवंबर के बाद कुछ बड़ा ऐलान कर देंगे या फिर किसी गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे? इसको लेकर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी खबर के लिए बन रही लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।